हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज का टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। इसमें आप वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, उसके बाद गॉस का नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। आपने आवेश पढ़ा। आवेश से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक आवेश हो या आवेशों का समूह हो, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस विद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यही वैद्युत बल रेखाएं जब किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरती हैं, उसे नाम दिया जाता है वैद्युत फ्लक्स। आप समझ गए होंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 3 वैद्युत बल रेखाएं इस बंद पृष्ठ से गुजर रही हैं, तो इसका फ्लक्स कितना हुआ? 1 2 3। इसका फ्लक्स हुआ 3। वैद्युत फ्लक्स को φe से प्रदर्शित करते हैं। यह सरफेस इस तरह है। हमारे पास एक सरफेस है, इस तरह आप देख रहे हैं। इस तरह यह सरफेस है। इसके परपेंडिकुलर विद्युत बल रेखाएं पास कर रहे हैं। 1 2 3 पास कर रहे हैं। इसका वैद्युत फ्लक्स हुआ 3। यह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे φe से प्रदर्शित करते हैं। यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, इसे इस तरह लिखेंगे: द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय φe। हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, इसमें से वैद्युत बल रेखाएं पास कर रही हैं, इसे कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। जब किसी बंद पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं पास करेंगी, उसमें से गुजरेगी, उसे कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। जितना ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ से होकर गुजरेंगी, वैद्युत फ्लक्स उतना ज़्यादा मिलेगा। ये जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यह कुछ पॉइंट पर डिपेंड करता है। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं क्रिएट होंगी और बंद पृष्ठ से उतना ज़्यादा पास करेंगे। इसीलिए जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के, वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा एरिया होगा, जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा, वैद्युत बल रेखाएं उतना ज़्यादा पास करेंगी। विद्युत फ्लक्स एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा एरिया होगा, वैद्युत बल रेखाएं उतना ज़्यादा उस एरिया से गुजरेगी। मान ली ये हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, यहाँ से गुजरी, यहाँ से। ये एरिया छोटा है, इसलिए यहाँ से 2 वैद्युत बल रेखाएं गुजरी हैं। ये बड़ा है, यहाँ से 5 गुजरी हैं। 1 2 3, ये दोनों भी गुजरेंगी। 3 2 5 हो जाएगी। इसलिए विद्युत फ्लक्स एरिया पर डिपेंड करता है। इस तरह हम समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं φe = E × A। इसे समीकरण हम 3 मान लेते हैं। जब यह प्रोपोर्शनल का जो साइन है, जब ये हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है। यहाँ 1 रख देंगे, हमें मिल जाएगा E × A। स्टूडेंट, वैद्युत फ्लक्स के बारे में और अधिक जानने के लिए पढ़ लेते हैं क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर का डेफिनेशन है: वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। यदि कोई पृष्ठ है, वह वैद्युत क्षेत्र में रखा गया इस तरह है, इसके लंबवत खींचा गया अभिलंब, इसके लंबवत खींचा गया अभिलंब क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के लंबवत खींचा गया अभिलंब क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। हमेशा सरफेस के लंबवत होता है।
क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा सरफेस के लंबवत होता है। इस तरह है, यह सरफेस इस तरह है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये सरफेस इस तरह है, ये सरफेस है, इसके लंबवत खींचा गया है। ये हो गया एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर। और दूसरा वाला जो एरिया है, इसका सरफेस कुछ इस तरह है, इस तरह खड़ा है। इसमें जो एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। यह जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होता है और अंदर की ओर भी होता है। यह जो क्षेत्रफल वेक्टर है यह सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर और अंदर की ओर दोनों डायरेक्शन में होता है। समझ रहे आप? एरिया वेक्टर आप समझ गए होंगे क्या होता है। एरिया वेक्टर वह होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, उसे क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। अब वैद्युत फ्लक्स के बारे में और अधिक जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एरिया है, इस एरिया के सरफेस से वैद्युत बल रेखाएं पास कर रहे हैं, इस तरह गुजर रहे हैं। और आप जानते हैं एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यह इसका सरफेस है, इस एरिया का सरफेस है। इस एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर लंबवत इस तरह है, परपेंडिकुलर क्षेत्रफल वेक्टर है। और थीटा एंगल पर वैद्युत बल रेखाएं पास कर रहे हैं, इसलिए क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच थीटा एंगल बना है। और ये जो क्षैतिज घटक है, ये क्षैतिज घटक हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे हमें क्षैतिज घटक मिलेगा कॉस थीटा। और जो कॉस थीटा मिला है इसी के कारण हमें वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। ऊर्ध्वाधर घटक के कारण हमें वैद्युत फ्लक्स नहीं मिलेगा, केवल क्षैतिज घटक के कारण वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। तब हम इस तरह वैद्युत फ्लक्स को इस तरह हम लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए कॉस थीटा, इस तरह लिख सकते हैं। यह जो फ्लक्स निकला है यह छोटे से एरिया के लिए है, छोटे से सरफेस के लिए है, छोटे से एरिया के लिए है। यह जो वैद्युत फ्लक्स निकला है यह छोटे से एरिया के लिए है। यदि हम टोटल एरिया के लिए निकालें हम तो इस तरह हम लिखेंगे फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे हमें टोटल एरिया का निकल जाएगा, ए डॉट डी ए कॉस थीटा। फाई ई इक्वल टू लिखेंगे हम ए इंटू कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे डी ए का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे केवल हमें मिलेगा ए, टोटल एरिया का मिल जाएगा ई इंटू ए कॉस थीटा। डी ए का इंटीग्रेशन हो गया ए। तो हमें फाइनली वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला मिला फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। स्टूडेंट अब पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स संबंधी कुछ स्पेशल कंडीशन। हमें किस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा और किस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स मिनिमम मिलेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो उस समय
उस समय हमें वैद्युत फ्लक्स क्या मिलेगा उसके बारे में जानते हैं। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन है एक ही दिशा में हो, इस तरह हो। मान लीजिए हमारे पास कोई एरिया है, इस तरह है, आप जानते हैं एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ से इस तरह परपेंडिकुलर हो गया। इसे आप पैरेलल मत समझिए, इसके समांतर नहीं, इसके परपेंडिकुलर इस तरह है। ये जो एरिया वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर है डी ए, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ जो लाइन है इसके समांतर जब हैं, इसके समांतर आ रहे हैं। इसे सोकर जा रहे हैं। जब विद्युत बल रेखाओं और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच 0 डिग्री का एंगल बनता है उस समय में जो वैद्युत फ्लक्स निकलता है मैक्सिमम मिलेगा। आप देख रहे हैं फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए, ई इंटू ए, यह हमें मैक्सिमम वैद्युत फ्लक्स मिला। जब एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है एक ही दिशा में हो, उस समय जब एरिया वेक्टर और वैद्युत बल रेखाओं की दिशा एक ही दिशा में हो उस समय विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच 0 अंश का कोण बनता है। उस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि उस समय एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच 0 डिग्री का एंगल बनता है। और अब 0 डिग्री हम इस फार्मूले में रखेंगे, cos 0 अंश का मान होता है, cos 0 अंश का मान होता है 1, इसलिए हमें मैक्सिमम वैद्युत फ्लक्स इस कंडीशन में मिलेगा। अब कंडीशन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। जब थीटा इक्वल टू 90 अंश हो, मतलब जब एरिया वेक्टर और वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उस कंडीशन में हमें वैद्युत फ्लक्स क्या मिलेगा उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें एक एरिया बना लेते हैं। इस तरह हमने एरिया बना लिया है। आप जानते हैं एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा सरफेस के लंबवत होता है। यह है सरफेस के लंबवत है, ये डी ए हो गया। अब जो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं इस तरह जा रही हैं, यहाँ पास कर रही हैं। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है और वैद्युत बल रेखाएं सरफेस को टच करते हुए जा रही हैं, इसलिए इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वह 90 डिग्री बन रहा है। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हम फार्मूले में रखेंगे उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, फाई इक्वल टू 0 मिलेगा। इस कंडीशन में हमें मिनिमम वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। इस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स 0 मिलेगा। ये सरफेस जो आप देख रहे हैं इस तरह है, इस तरह सरफेस है। इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्षेत्रफल वेक्टर है और वैद्युत बल रेखाएं इस तरह जा रही हैं, इस सरफेस को टच करते हुए जा रही हैं। वैद्युत बल रेखाएं इस सरफेस को टच करते हुए जा रही हैं और क्षेत्रफल वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं इस तरह विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। इस कंडीशन में हमें कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, सरफेस को टच करते हुए जा रहे हैं और क्षेत्रफल वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसलिए इन दोनों के बीच
90 अंश का कोण बनेगा। cos 90 डिग्री का मान होता है 0। फॉर्मूले में हम रखेंगे तो हमें 0 मिलेगा। पहले वाले कंडीशन में सरफेस कुछ इस तरह था, ये हमारा सरफेस इस तरह था, इस तरह सरफेस था। वैद्युत बल रेखाएं इधर से जा रहे थे, इधर से जा रहे थे, और जो एरिया वेक्टर है वह सरफेस के परपेंडिकुलर था, इस तरह परपेंडिकुलर था। इसलिए एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच 0 डिग्री का कोण बना। उस कंडीशन में हमें मैक्सिमम वैद्युत फ्लक्स मिला। यह है फर्स्ट कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स।